मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान के साथ। तो ये जबरदस्त म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। पुराने फिल्मी गाने हम दिखाएंगे, हम याद करेंगे पुराने फिल्मी लोगों को। कोई रहमान साहब की मूवी देखी हुई है? नहीं। तो ये भी एक बात है कि हमें कोई चैनल डेडिकेट हमारा एक होना चाहिए जो पुरानी पाकिस्तानी मूवीज जो है। एक होता था जहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में लगती थी, लेकिन इतनी पुरानी नहीं लगती थी। इतनी पुरानी नहीं लगती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी ग्रेड टाइप मूवीज। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनकी माशाल्लाह जो हम जिक्र करते हैं और जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और जो अमर हो गई मूवीज, उनको तो हम दिखा ही सकते हैं ना। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, तो शुरू तो हम इसी से करते हैं जो कि एक जंगी जुनून किस्म की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामी मुल्कों की तंजीम के राब्ता ग्रुप ने भारतीय जंगी तैयारों की पाकिस्तान में जारियत और बम गिराने की सख्त मजम्मत की है। जद्दा में होने वाली OIC राब्ता ग्रुप के इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि भारतीय जारियत खित्ते के अमन और सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा है। OIC वज़राए खारजा काउंसिल से मामले पर UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल से राब्ते की सिफारिश की गई है। एलामिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश को सराहा गया और कहा गया कि दोनों मुल्क बातचीत से कशीदगी खत्म करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और कश्मीरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत की गई है। इजलास में सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया है। और साथ साथ आपको पता है ना कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने खुसूसी तौर पर मदऊ किया हुआ तो सुषमा स्वराज को OIC के इजलास में। अब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इस मामले पर वाज़े कर दिया है और बड़ा ठीक वाज़े किया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस सिलसिले में क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी इसी पे बात करते हैं, जरा तज्ज़िया और तबसरा शामिल करते हैं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जाहिद हुसैन साहब आप ही से बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप ये बताइएगा जाहिद साहब कि OIC एलामिया में भारतीय जारियत की मजम्मत की गई है, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, साफ कहा गया है कि भारत खित्ते का अमन दाव पर ना लगाइए, बल्कि एक तो कहते हैं कि एक वार्निंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश को सराहा गया है। पाकिस्तान के लिए ये एलामिया कितना हौसला अफजा है? मेरा ख्याल ये कि ये एलामिया यकीनी तौर पे हमारे लिए जो है अच्छा है, काबिल इत्मीनान है। और ये जो पहली दफ़ा जो है इस किस्म का बयान है जिसमें बाज़ाहिर तौर पे भारत की जो जारियत है उसको जो है मजम्मत की गई है। और क्योंकि इससे पहले जो हम दूसरे ममालिक के बयान देते हैं उसमें इतनी वाज़ेह तौर पे हमें इसकी भारत की जो है तनकीद नज़र नहीं आती है। तो मेरा ख्याल ये कि ठीक है OIC में जो हमारी बात हुई, लेकिन हमारे लिए चैलेंजेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, वो हमें देखना पड़ेगा कि ये यकीनी तौर पे भारत की जारियत थी वो प्रेजेंट थी और उसने जो है ना जितने भी बैन अक़वामी जो क़वानीन है उसकी खिलाफ वर्जी थी। एक कहा जाता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है हमें। अब जो है वो देखना यही होगा कि पाकिस्तान को अब जो डिप्लोमेटिक अपनी जो है कोशिशें ज़्यादा तेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त हमें लोगों को दूसरे ममालिक को बताना पड़ेगा कि ये जारियत थी। और उसके साथ साथ दूसरी और बात भी है कि पाकिस्तान का अब तक जो रवैया रहा है वो खासा जो है वो है, उन्होंने रिस्ट्रेन किया है। और बावजूद इसके कि जो है हमारी तरफ से इस किस्म की कोई जंगजुआना बातें नहीं हो रही है, लेकिन हम अभी तक जो है जो दूसरे ममालिक हैं उनको अभी तक सही तौर पे अपना मौक़िफ़ से आगाह नहीं कर पाए। मेरे ख्याल ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम किस तरह से जो है इस खतरात का जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भारत की जो जारियत है उसका असल मकसद जो था वो ये था कि जो कश्मीर में जो इस वक्त यहाँ से आज़ादी की और वक्त खुद अख्तियारी की जो जिद्दोजहद जारी है उससे नजरें हटाई जाए। देखिए इस वक्त तमाम बातें जो है एक तरफ तो हो गई हैं और ये लोग कोई यानी इस बात का जिक्र बहुत कम आ रहा है कि खुद वहाँ पे कश्मीर में क्या सूरत हाल क्या है, उससे नजरें हटने देनी नहीं चाहिए। जाहिद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, रसूल बख्श रईस साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब ये बताइएगा OIC का जो इजलास होने जा रहा है UAE में मार्च में, जिसमें अब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि अगर सुषमा स्वराज साहिबा वहाँ आई तो हम तो नहीं आएंगे। ये बता दें, इस पे आप आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले एग्जैक्टली आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सीधी गुफ्तगू हुई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से और मैंने पाकिस्तान की आवाम
पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के पार्लिमान के तासुरात और जज्बात उन तक पहुंचा दिए हैं। अभी आपकी कॉल से 2 मिनट पहले मेरी शेख अब्दुल्ला वजीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात से गुफ्तगू हुई है और मैंने पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं और जो OIC का जो इजलास, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिस पे भारतीय वजीर खारजा को उन्होंने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मुद्दू किया है, मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले भी अपने तशवीश का इजहार किया था और आज के वाक़े के बाद मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पर एग्रेशन की गई है। पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है OIC का, उसके बरक्स भारत ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, और वो आता है एक मुसलमान मुल्क पर हमला आवर होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में कश्मीरियों के खून की होली खेली जा रही है, और उसकी वजीर खारजा अगर उस इजलास में आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने उनसे गुजारिश की है कि अपने फैसले पर वो असर-ए-नौ उस फैसले को देखें, और जो आज जद्दा में OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हुआ है, उसमें कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का, उस पर मुत्तफिका तौर पे उसको कंडेम किया गया है, आज के इस वाक़े को कंडेम किया गया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया है, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। शाह साहब, बिल्कुल ये मजम्मत वहाँ से आई है। अब OIC के इजलास में क्योंकि बुलाया गया है भारतीय वजीर खारजा को, और आपने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया और कहा कि इस इनवाइट पर उनको डी इनवाइट कर दें, तो वहां से जवाब क्या आया? और अगर वो नहीं करते और सुषमा स्वराज साहिबा को बुलाया जाता है तो आप भी जाएंगे या फिर आप नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है फिर आप बॉयकॉट कर दें। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने उनको, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे दुख सुख के साथी हैं, हमारे उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तारीखी ताल्लुक है। मैंने उन्हें वाज़े अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि सुषमा जिस इजलास में होंगी, जो एग्रेसर हैं, जो पाकिस्तान पे जिसने एग्रेशन कर रखी है, जिस मुल्क ने, उस इजलास में मेरा बैठना मुमकिन नहीं होगा। रसूल बख्श साहब, आपने सुनी गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी साहब की, बगैर कोई लगी लिपटी रखे उन्होंने अपना मैसेज जो है वो पहुंचा दिया है। आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? पाकिस्तान को इस मौके पर यही स्टांस अपनाना चाहिए था? मेरा ख्याल है ये दुरुस्त फैसला है और इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। इससे कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए कि हमारे दोस्त ममालिक हैं इसलिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। इसका ताल्लुक हमारे हिंदुस्तान के ताल्लुकात से है और जो हिंदुस्तान ने जारहियत की है, मेरा ख्याल ये है कि हम जंग किए बगैर ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि जिससे कि ये पता चले कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की रियासत और हमारी हुकूमत बिल्कुल बेदार है और ऐसे इक़दाम कर सकती है कि जिससे गम, गुस्सा और रद्द अमल जाहिर हो। ये एक रद्द अमल है जो सफारती सतह पे हो सकता है। हिंदुस्तान भी इस किस्म के इक़दाम उठाता है, जब हमारी क्रिकेट टीम को आने नहीं देता, हमारे साथ गेम नहीं खेलता, तो ये भी उनकी तरफ से एक रद्द अमल है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिछे जाए और हमारा हमसाया मालिक हमारे खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता रहे। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें कुछ अर्सा के लिए जो उनकी तरफ से बरामदात है उन पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बरामदात है हिंदुस्तान को, उन पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई हुई हैं। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो तिजारत के तवाज़ुन को देखें तो वो भारी हद तक हिंदुस्तान के हक में है और ये पाकिस्तान की कंपनियां हैं जो दुबई में बैठकर यहाँ दरामद करती हैं और हम लोग धड़ाधड़ वहाँ की चीजें खरीद कर रहे हैं। हमें कोई रद्द अमल दिखाना चाहिए, ये सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए और फौज के पीछे खड़े होना चाहिए
लेकिन बिल्कुल रसूल बख्शी साहब, पूरी कौम और सियासतदान इस वक्त एक पेज पर नजर आ भी रहे हैं। जहां पाकिस्तान की सलामती की बात हो वहां पर कोई अगर मगर नहीं होता। जाहिद हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आलमी बिरादरी भी जाहिद साहब अब इसमें हमें लग रहा है कि इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने यूरोपीय यूनियन की मुदाखलत देखी, उन्होंने दोनों मुल्कों से रब्ता किया। माइक पॉम्पियो का बयान सामने आया बिलाखिर, वो कहते हैं कि री एस्केलेट करें सिचुएशन को, दोनों से उन्होंने रब्ता किया है। तो आपको लग रहा है अब इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हो रही हैं तो ये मामला आहिस्ता आहिस्ता री एस्केलेशन की तरफ जा रहा है? जाहिद साहब देखिए, ये यकीनी तौर पे जो दूसरे ममालिक है उनको ये बाहर से तशवीश है, क्योंकि ये इलाका जिसको हम कहते हैं 2 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं और ये कहा जाता है इसके मुताबिक ये मोस्ट कम्बस्टेबल रीजन है। तो यहाँ पे अगर ये एस्केलेशन होती है और हालात ख़राब होते हैं तो उसका असर सिर्फ खत्ते पे नहीं होता है, बल्कि उसका असर जो है पूरी दुनिया पे होता है। तो यकीनी तौर पे जो है जो दूसरे जिन ममालिक की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है या अपील की जा रही है कि डी एस्केलेट करें, तो उनकी जो है कंसर्न यकीनी तौर पे हमारे सामने वाज़ेह, उसकी वजूहात सामने है। अब वही बात आती है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो ये चैलेंज भी है, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें एक हद तक भारत का जो इक़दाम था, जारियत थी, उसको उन्होंने कंडम नहीं उस तरह से किया है। और ये हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज बन के आती है, क्योंकि ये जो है इस पर पाकिस्तान की ने कोई इब्तिदा नहीं की थी। ये जो है भारत ने एक वाक़े को जो कि पुलवामा में हुआ था उसको बहाना बना के इस किस्म की कार्रवाई की है। और है असल बात यही जो बतानी है हमें डिप्लोमेटिक सतह पर दूसरे ममालिक को, वो यही है कि असल मसला है क्या। असल मसला ये है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो है वो उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सलूक किया जा रहा है वहाँ की आबादी के साथ, वहाँ के नौजवानों के साथ, उसमें जो है वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ी है। और ये बात खुद हिंदुस्तान के अखबारात भी इसकी गवाही देते हैं कि वहाँ पे जो अब जो वाक़यात हो रहे हैं वहाँ के होम ग्रोन मिलिटेंसी है जो कि भारत के खिलाफ बगावत खड़े हुए हैं। अब मसला ये आता है कि हमारी तरफ से क्या इक़दाम किए जाएं। देखिए, जंग किसी के फायदे में नहीं होती है, लेकिन अपना जो है जब आप पे हमला होता है तो आपको अपनी जो है बका के लिए जो है उसका ऊपर जो है कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी देखना यही है कि ये किस हद तक जाती है। भारत का जो है अभी तक रवैया जा रहा है, सिर्फ ये वाक़या नहीं। जाहिद हुसैन साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त भारत का जो स्टांस है उससे ये लग नहीं रहा। दुनिया की भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको पता है चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने एक स्टेटमेंट दी और रिस्ट्रेंट का कहा, फिर ईयू भी बीच में आ गया। अब हम अमेरिका का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लगता है ये सारी वार्निंग्स जो हैं, पाकिस्तान का तो बड़ा कंपोजर है, पाकिस्तान ने तो अभी तक बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। इंडिया जो है वो बहुत बेलिजरेंट उस स्टांस पे। रसूल बख्शी साहब, आपसे पूछेंगे कि ये सारे मैसेजेस जो दुनिया के आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट करने के लिए कहा जा रहा है, जो कर चुका है, जो इंडिया है जो कि पहला अटैक कर चुका है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? उसके लिए बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा रहा, और उसके लिए हमें काफ़ी अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है कि हम अपना जो मामला है, अपना मुकदमा है, हम कैसे लड़ते हैं, और वो उसमें हमें पसपाई नहीं अख्तियार करनी चाहिए, उसमें जारहाना अंदाज हमें रखना चाहिए कि मिलना चाहिए उनके सियासतदानों से, उनके मीडिया के लोगों से, उनके दानिशवरों से। और असल मसला मेरा ख्याल में यही है कि जो कश्मीर के अंदर एक आज़ादी की जंग वहाँ के अवाम लड़ रहे हैं, और वहाँ पे इस वक्त देखें कि वहाँ पे कोई इदारा काम नहीं कर रहा, गवर्नर राज है, और वो हल्के भी जो कभी ये नहीं चाहते कि वहाँ पे इस तरह से हिंदुस्तान की हुकूमत जाबराना अंदाज में वहाँ पे काम वो करती रहे और ऑपरेशन करे, और माजी में जो मरकजी हुकूमतें हैं उनका साथ देते रहे हैं। इस वक्त उनकी हमदर्दियाँ भी जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे, जो नौजवान हैं जो जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके साथ हैं। इस वक्त सारा कश्मीर मुत्तहिद नजर आता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान के अंदर भी ये बातें उनके अखबारों में हम पढ़ते हैं, और उनके दानिशवर भी जो गैर जानिबदार हैं ये बात करते हैं कि कश्मीर उनके हाथ से निकल गया है। तो ज़ाहिर है उसकी तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता है। हालांकि
जो ये कार्रवाई हुई है या इससे पहले कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा क्या हो सकता है? लेकिन अपनी खिफत मिटाने के लिए और सिर्फ अटेंशन वहां से हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। मैं इसको हमला ही समझता हूँ। लेकिन ये बातें जो है कश्मीर के हवाले, जब तक हम इस मामले को कश्मीर से और हिंदुस्तान जो कुछ वहाँ कश्मीर के अंदर कर रहा है नहीं जोड़ेंगे, और वहाँ पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। ये एक चैलेंज भी है और एक काम भी है। ये काम हमारी हुकूमत को और हमारे सफारतकारों को करना होगा। राइट, बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब, जाहिद हुसैन साहब, आप दोनों ने वक्त दिया। बात अहम है कि अगर भारत ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह के हथकंडे, ओछे हथकंडे अपनाकर कश्मीर का जो इशू है उस पर से तवज्जो हटाने की कोशिश हो, तो उस कोशिश को हम तो नाकाम बनाएंगे। और हमारे जो सिफारतकार हैं, सिफारती सतह पे हमें, और दोनों हमारे तज्जियाकार कह रहे थे, कोशिश करने की ज़रूरत है कि इस मामले को, इस सारे इशू को मकबूजा कश्मीर के मसले के साथ जोड़ें, ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि वहाँ भारत जो मजालिम ढा रहा है उसको छुपाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए पता है कि अगर जो कीन ऑब्जर्वर्स हैं इस पार्ट ऑफ द रीजन को देखते हैं कि हाउ दीज कंट्रीज वर्क, खासतौर पे विज़ावी इंडिया और पाकिस्तान किस तरह रिलेशंस हैं, उनको साफ नज़र आ जाना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि इंडिया इटसेल्फ में भी अगर आप देख लें तो जो स्टेट्स इंडिया की बीजेपी रूल्ड हैं, उन्होंने जो एम्बार्गोज लगाए हैं कश्मीरियों पे, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वहाँ, जो कश्मीरी वर्कर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए टोटल बॉयकॉट कर दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी रूल्ड रियासतें जो इंडिया में हैं। तो वो एक मिनी आपको जो है स्टेट ऑफ माइंड नज़र आ जाता है कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है। बाकी जो स्टेट्स हैं जो कि कांग्रेस रूल कर रहा है, दे आर फाइन, वो वहाँ फिर भी ठीक ठाक मामला चल रहा है। लेकिन जो बीजेपी रूल्ड है तो जब हम बहुत बुरे हालात हैं उनके। पाक भारत ताल्लुकात की बात हो रही है और ये हालिया कशीदगी की बात हो रही है, इसमें हम मकबूजा कश्मीर के फैक्टर को कभी नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे बहन भाई हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। मौजूदा सियासी हालात और मौजूदा जो सरहदी हालात हैं, उसी पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरहदी हालात से बड़े जुड़े होते हैं सियासी हालात भी, और जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर तमाम सियासी क़यादत हमने देखा है कि यकजा नज़र आती है, एक आवाज़ नज़र आती है और कौम भी उनके साथ खड़ी होती है। एब्सोल्युटली। आपको बताएं कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी का जंगी जुनून खित्ते में क़याम अमन की ख्वाहिश को हरा देगा, और मोदी का सियासी जीत के लिए जनूबी एशिया को जंग में धकेलने पर तुले हुए हैं, और भारतीय वज़ीर आज़म सियासी मकासद के लिए अपने लाखों शहरियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। दुनिया हैरान है कि मोदी कैसे लीडर हैं जो कि महज सियासत चमकाने के लिए अपने शहरियों का खून मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बालाकोट के नज़दीक मुबैना दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने का भारतीय दावा यकसर मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि खुली जारियत है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। हम हमेशा डी एस्केलेशन की बात करते रहे हैं, हम डिफ्यूजन की बात करते रहे हैं, और वाज़े ये भी कहा एग्रेशन को रिपल्स करना हमारा हक है, और वो इंशाअल्लाह कौम मायूस नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया कि पाकिस्तानी अवाम तैयार और सारी सियासी जमातें यकजा हैं। हम अपनी मर्जी से वक्त और जगह का तयन करेंगे और भारत के झूठ का जवाब सच से देंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Prime Minister ने National Command Authority की मीटिंग भी बुलाई है. And I hope you understand what is National Command Authority. What does it constitute? अवाम तैयार है. आपने political parties की आज response देखा है. सब एक हैं. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद सारी सियासी जमातें इस मौके पर हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं।
भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब किया गया है, जबकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। इसी पे बात करते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करने वाले हैं मलिक अहमद खान साहब। सबसे पहले हुकूमती जमात PTI का रुख करते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब से बात करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, मौजूदा गैर यकीनी हालात में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। किस किस्म की हिकमत अमली बनाई है हुकूमत ने इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए? हुमा, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे आप सबके इल्म में है कि इंडिया ने एक बिला इश्तियाल एक किस्म की एग्रेशन पाकिस्तान पे की, पाकिस्तान की सालमियत ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हमला किया, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। तो उस पर 3-4 किस्म का रिस्पॉन्स है। एक तो अस्करी या फ़ौजी रिस्पॉन्स है, उसका तो इख्तियार जो है वो नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उनको दे दिया है और वो फ़ौज अपने तरीके से करेगी और उस पर डिस्कस करना उसके रिस्पॉन्स पे कोई वो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो फ़ौज का प्रोगेटिव है। बाकी दूसरा जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जवाब देना है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पूरी तरह कोशिश की जा रही है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने खतूत भी लिख दिए हैं, हमारे जो एनवॉयज़ हैं उनसे भी रात को जो डिप्लोमेटिक कोर है उनसे भी मीटिंग हो गई है और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के फ्रेंडली मुल्क हैं और जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ पूरी तरह इसको जवाब देने की पूरी जो है वो फुल थ्रॉटल पे अपना काम चल रहा है। तीसरा है नेशनल कंसेंसस, वो ऑलरेडी है, पार्लियामेंट में नज़र आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात से आ गया, लेकिन एक उसकी ऑफिशियल एक तरीका है कि जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला के जिसमें कोशिश की जाएगी कि तमाम मेंबरान की हाज़िरी हो और पूरा एक कौमी जवाब दिया जाए, जिसको सियासी जवाब दिया जाता है कि ये जो फ़ौज है पाकिस्तान की 6-7 लाख ये तो वर्दी में है, बाकी जो 21 करोड़ है वो वर्दी के बगैर भी इस कौम का दिफा करने के लिए तैयार है और पूरी कौम इंशाल्लाह पाकिस्तान के दफा के लिए फौज बन के सामने आएगी। जबकि इसके मुकाबले में इंडिया जो है जी, कल नरेंद्र मोदी ने अब्बासी साहब APC बुलाई थी। एक तो यहाँ पे भी बहुत से सियासी जमातों के लोगों की तरफ से सजेशन आई कि एक तो ज्वाइंट सेशन, जिसको बड़ी अच्छी बात है, तलब कर लिया गया है, लेकिन APC भी बुलाई जा सकती थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप मौजूदा मुल्की हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान APC बुलाएंगे या सबको एक साथ लेकर चलेंगे, या जो सियासी कदूरतें और जो रंजिशें हैं उनके दिल में वो लिए बैठे रहेंगे? शायद देखिए, ज़्यादा फॉर्मल जो चीज़ है वो आपका पार्लियामेंट है और उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और अगर पार्लियामेंट के सेशन में जॉइंट सेशन में अपोजिशन की तरफ से ये तजवीज़ आती है तो इस पे बैठ के इस APC को बुलाने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन प्रायोरिटीज़ हैं, सबसे पहले तो नेशनल कमांड अथॉरिटी का आज इजलास है जिसमें यानी उस जवाब जो हमने देना है, जो हमने कहा है कि हमने बदला लेना है, उसका एक्सटेंट डिसाइड होगा। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है और उसके बाद इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर वो पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं अगर उनके साथ और जो हैं उनके साथ मिलके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी कर ली जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन चूँकि एक प्रायोरिटीज़ हैं और उस प्रायोरिटीज़ के मुताबिक ये हो रहा है और अगर कल ये मशवरा आता है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। राइट अच्छा जी, हम अपोजिशन का भी मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ हैदर जमान कुरैशी साहब भी हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब भी हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, कल ख्वाजा साहब ने अगरचे आपकी जमात की पॉलिसी बिल्कुल वाज़े कर दी है, आप लोग तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ हुकूमत के साथ हैं। क्या आप मुतमईन हैं कि हुकूमत मौजूदा हालात को दुरुस्त तरीके से हैंडल करिए? दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ यू वुड हैव डन इट एज वेल। हमें बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त ये मामला क्योंकि एग्रेशन हिंदुस्तान ने की है और उसका जवाब जिस अंदाज में जाना चाहिए उस पर 4-5 फ्रंट्स हैं। नंबर 1 के नेशनल यूनिटी फोर्स्ड होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट हुई है कि बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी कौम जो है वो इस भारतीय जारियत को खुलेआम जो उन्होंने झूठ भी बोला और जिस अंदाज में हमारी एयर स्पेस को इंक्लूड किया और उसके बाद फिर अपने एजेंडे को पुश करने के लिए उनके फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट वाज वन ऑफ मैंने इससे ज्यादा ब्लेटेंट लाई जो कैसी टर्म्स क्वाइन की कि नॉन मिलिट्री स्ट्राइक जिसमें
हमने अपना हदफ पूरा किया 350 में, बट उससे पहले पुलवामा विदाउट एविडेंस आप पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम लगा दें। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हुकूमत ने जो अपना मौक़िफ़ पहले प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी बिफिटिंग स्टेटमेंट थी। पूरी कौम इसमें, पूरी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, सारे लोग जो हैं वो बहसीयत कौम इकट्ठे हैं कि हम किसी बिल्कुल हैं इकट्ठे। मलिक साहब आपके सजेशंस भी लेंगे। कुरैशी साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आप लोगों की एक सूबे में हुकूमत है, अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, इस लिहाज से आपकी पोजीशन और ज़्यादा अहम हो जाती है। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में हुकूमत जिस तरह मामलात को हैंडल कर रही है, दैट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल, या कुछ सजेशंस हैं आपकी? देखिए, आपके पहले सेगमेंट में हुमा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल किया था और मेरे ख्याल में उस पर बात थोड़ी कम हुई है, और वो ये है कि ये भारत पहली बारी फ़िज़िकल स्टेट एग्रेशन नहीं कर रहा। इससे पहले 2015 में उन्होंने वाटर हमारा रोका, वाटर एग्रेशन किया, और उस वक्त की हुकूमत ने ये सोचा कि हम ICJ में जाएंगे। इसी तरह हमें वो इकनॉमिकली भी उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं उसमें वो एग्रेसिव रहे हैं, और हर 1 साल 1.5 साल के बाद कभी वानी का, कभी पठानकोट का, कोई वाक़या हो जाए भारत में, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। और मैं समझता हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्टिव जिस पे ज़्यादा बात होती है वो तो ये है कि उनकी अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो उसको डिविएट और डाइग्रेस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं दुनिया की नज़र वहाँ ना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और हिडन एजेंडा है, और वो हिडन एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमें जहाँ पे हमारी सफारती सक्सेस नहीं आई और जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो कुलभूषणों की फ़ौज पाली हुई है, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहाँ से वो इंट्रूड करते हैं, या जो उनकी कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके काउंसलेट्स के ज़रिए, हम उस पर डॉसियर तो देते हैं। मेरे ख्याल में टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान शुड रेसिप्रोकेट। हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है और मौजूदा मुल्की हालात हैं, इस पर हमारे साथ हमारे मेहमान जो पिछले घंटे में मौजूद थे, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हैदर ज़मान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मलिक अहमद खान साहब वो अभी भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हक़ाइक़ जानना हमारा फ़र्ज़ है, और भारत के जो झूठ पर मबनी बुलंदोबाग दावे हैं उनको बेनकाब करना भी हमारा काम है। और इसी के लिए पहुँचे हैं हामिद मीर साहब जब्बा, उस मकाम पर जहां पर एक्चुअली भारतीय तैयारों ने अपना पे लोड गिराया। बिल्कुल जी, उन्हीं से बात करेंगे। मीर साहब, ओवर टू यू, बताइएगा कि आपने क्या विटनेस किया, क्या देखा? यहाँ पर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा जो भारतीय एयरफोर्स की बमबारी से तबाह हो गया हो। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की है, यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, सिर्फ एक नुरान शाह नामी आदमी जो है वो मामूली ज़ख्मी हुआ है। और जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह दावा किया था कि यहाँ पे कोई जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था और यूसुफ अज़हर नामी आदमी जो है वो उस ट्रेनिंग कैंप को चला रहा था और वो भी यहाँ पे मारा गया, तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं मारा गया इस इलाके में। और उन्होंने ये भी कहा था इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कि बालाकोट का इलाका है, लेकिन ये बालाकोट का इलाका नहीं है, ये जो जाबा का इलाका है ये बालाकोट से 19 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ी मुकाम है। और यहाँ पर जो आबादी है वो आबादी बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, और यहाँ पे जो नीचे जाबा टाउन है वहाँ पर भी हमने लोगों से बात किया है। तो यहाँ पर जो आके यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को देख के ये पता चलता है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से जो दावे किए गए वो तमाम दावे गलत थे। शुक्रिया मीर साहब। अच्छा जी, हम कल से बात करें उस एविडेंस की कि वो दिखाया जाए कि एक्चुअली उधर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और मीर साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है, एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाना चाहते हैं, जहां मीर साहब और तमाम और सहाफ़ी भी जो वहां गए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वहां देख के कुछ लगता नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि कोई फ्रेश वहां कोई बॉम्बिंग हुई हो या कोई लोड गिराया हो, क्योंकि वहां कोई ऐसा ट्रेनिंग कैंप भी नहीं है, कोई हलाकतें भी नहीं हुई खैर से, तो लिहाजा ये तो बड़ा नॉर्मल किस्म का और जो भारत का झूठा दावा है कि 1000 किलो बारूदी मवाद गिराया गया है, जब वो गिरता है तो आपको पता है कि उससे क्या तबाही मचती है। पाकिस्तान ने एक बहुत ही हौलनाक दहशतगर्दी की लहर देखी और उसमें चंद किलो बारूदी मवाद भी कितनी तबाही मचाया करता था। तो यहाँ की सूरत हाल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि यहाँ पे यकीनन नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसमें भारत कामयाब हो नहीं सका। और जो दावे भारत कर रहा है की खास तौर पे बात है, बिल्कुल वो झूठ पर मबनी है।
इसी सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, यकीनन मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हम सब पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, सियासी जमातें सब एक आवाज़ हैं, हम आवाज़ हैं। आपसे जो आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। अगर ग्लोबली हम देखें, इंटरवेंशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस को आपने ख़त लिखा इससे पहले भी, फिर यूरोपीय यूनियन ने दोनों मुल्कों से रब्ता किया, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया, अमेरिका ने भी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की है, लेकिन साथ साथ आपका ताज़ा रब्ता हुआ है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से। उसके बारे में हमें सबसे पहले आगाह कर दें, आपकी क्या डिस्कशन हुई है मौजूदा हालात पर उनसे? देखिए, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से मैंने रब्ता किया था, लेकिन आज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने आज खुद मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद और तुर्क आवाम के जज्बात को सामने रखते हुए पाकिस्तान और तुर्की की जो दरीना तारीखी दोस्ती है उसको समझते हुए तुर्की ने फैसला किया है मुकम्मल यकजहती का पाकिस्तान के साथ। वो समझता है कि भारत ने इस वक्त जहारियत की है, इस वक्त वो समझता है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वज़नी है और वो माकूलियत पर मबनी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो OIC का इजलास है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, उस पे हमारा तबादला ख्याल हुआ था और अब तुर्की समझता है कि क्योंकि हिंदुस्तान ने जारियत की है एक ब्रादर मुसलमान मुल्क पर जो कि फाउंडिंग मेंबर है OIC का, तो उसमें सुषमा जी का आना तुर्की के लिए भी अनएक्सेप्टेबल है और तुर्की भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसके साथ साथ अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुझे फ़ोन आया और उन्हें मुझसे अपनी कंसर्न्स का और अपनी एंग्जाइटी का जिक्र किया, मुझसे मालूमात हासिल की और मैंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश किया। मैंने उन्हें बावर कराया कि मैंने कुछ रोज़ पहले उनको एक ख़त लिखा था, अपनी तशवीश का इजहार किया था और कल रात इस हमले के बाद, इस जारियत के बाद मैंने दोबारा उन्हें ख़त लिखा है जिसमें मैंने वाज़े किया है कि आज जो भारत ने हमला किया है ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आज जो पाकिस्तान पर भारत हमला आवर है वो बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने हमारी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने हमारे मसालियाना रवैये को रौंदा है। पाकिस्तान ने कोऑपरेशन की, ताउन की बात की थी, पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन की बात की थी और इस हमले से भारत ने मामलात को एस्केलेट कर दिया है। ये मैंने सेक्रेटरी पॉम्पियो से भी कहा और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी अर्ज की। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल उन्हें कंसर्न है और वो अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जो क्लेम्स हैं भारत के, इनमें कितनी सच्चाई है। मैंने उनको दावत दी कि जो उनके UN ऑब्जर्वर्स हैं पाकिस्तान में तैनात हैं, उन्हें हम दावत देते हैं कि वो चलें, हम उन्हें मौका दिखा सकते हैं, वो खुद मौका मुलाहिजा कर लें और उससे भारत के क्लेम्स जो हैं कि जिन्होंने कि वो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्द कैंप्स निशाना बनाए हैं, हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे कार्रवाई की है, हमने 350 दहशतगर्द हलाक किए हैं, उनकी हकीकत कलाई खुल जाएगी। ये दरोग गोई से काम ले रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वो अपने सियासी मकासद पूरा करने के लिए न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत की आवाम और भारत की दीगर पार्लियामान की सियासी जमातों से भी हाथ कर रहे हैं और जिसको कहते हैं ना मामू बना रहे हैं। मैंने उनके सामने ये हकायक You're very right about the claims, क्योंकि कुछ विजुअल्स तो हम भी दिखा रहे हैं, हामिद मीर साहब भी उसी जगह पे गए हुए हैं, वहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि इंडिया क्लेम कर रहा है। बट कमिंग बैक टू द वर्ल्ड स्टेटमेंट्स, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो की जो स्टेटमेंट आई है रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन, तो उन्होंने अर्ज किया है डी एस्केलेशन की, उन्होंने बात की है, इंडिया को भी कहा गया है, पाकिस्तान को भी कहा गया है। अब अगर हम देखें आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो अभी भी गोलाबारी हो रही है और वहाँ से रिपोर्ट हो रही है, वहाँ से आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये जो सजेशन थी माइक पॉम्पियो की, लगता है कि पाकिस्तान ने तो वो सुनी लेकिन इंडिया पे उसका कोई असर हुआ नहीं है।
पहली बात जो है, मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि जारियत किसकी तरफ से है, एस्केलेशन की किसने है। हमने डी एस्केलेशन की बात की है, हमने डिफ्यूजन की बात की है, हमने कहा मिल बैठ के मामलात को आए, उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि अगर आपके पास एक्शनेबल एविडेंस है तो शेयर कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, हम तावन करेंगे। उसके बावजूद वो हमला आवर होते हैं। तो एस्केलेशन तो भारत कर रहा है, पाकिस्तान तो हरगिज नहीं कर रहा। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि पाकिस्तान तो उनके कहने पर, अमेरिका की ख्वाहिश पर, मगरबी सरहद पर उनके साथ तावन कर रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म को काबू करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, अफगानिस्तान के अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, दोहा के इजलासों में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस मौके पर भारत का इस पाकिस्तान पर हमला आवर होना, तो हम तो बहसियत कौम इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करना की सलाहियत भी रखते हैं। और कौम में जो जज्बा मैं आज देख रहा हूँ, ये जज्बा बहुत अरसे के बाद कौम में उभरा है। आज पूरी कौम यकजा है। आज मुझे वो 65 की फिजा दिखाई दे रही है। आज बच्चा बच्चा पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ा है। आज पूरे पाकिस्तान में नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं। और इस जज्बे से अगर भारत टकराना चाहता है तो पाकिस्तानी कौम को तैयार पाएगा। पाकिस्तानी कौम हम जारे नहीं है, हमने जारियत नहीं की, हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो दिफा करना हमारा कानूनी बिल्कुल, हम तैयार भी हैं अगर हमला हुआ तो। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पुरअमन रहने की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। शाह साहब एक वजाहत चाहते हैं आपसे। आपने कल रात भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए क्लैरिफाई किया कि आपने OIC में अपने दोस्तों से रब्ता किया है, उनसे कहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया है सुषमा स्वराज साहिबा को, जो उन्होंने इन्विटेशन एक्सटेंड किया है। वजाहत यहाँ ये कर दीजिए कि अगर वो आती हैं तो आप अगले माह जो सेशन हो रहा है, जो इजलास हो रहा है OIC का, उसमें ही जाने से इज्तनाब करेंगे, या फिर जिन सेशंस में सुषमा स्वराज साहिबा बैठेंगी, वहां मौजूद होंगी, उनमें नहीं जाएंगे आप? मेरा इख्तलाफ तो OIC से तो नहीं है, मेरा इख्तलाफ किसी और दीगर मुसलमान मुल्क से तो नहीं है। मेरा इख्तलाफ तो सुषमा की मौजूदगी से है कि सुषमा जो पाकिस्तान और जिनका मुल्क आज पाकिस्तान पर हमला आवर है, मेरा उस पर एतराज है। मैं समझता हूं कि उनको अगर उनको रिकंसिडर नहीं किया जाता और वो आती हैं, कम से कम मैं उस इजलास में, उस नशिस्त में नहीं बैठूंगा जिसमें सुषमा जी होंगी। लेकिन OIC तो मेरा इदारा है, OIC का पाकिस्तान तो फाउंडिंग मेंबर है। मुझे OIC से कोई मेरा तनाज़ा नहीं है। OIC मेरे लिए मोहतरम है। हमारे दोस्त वहां तशरीफ फरमा हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारे साथ हम कलाम हैं। कल OIC के कश्मीर के कॉन्टैक्ट ग्रुप ने भारत को कंडेम किया है, भारत की जारियत को कंडेम किया है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे कंडेम किया है। तो मसला OIC से नहीं है, मसला सुषमा की मौजूदगी से है। शुक्रिया शाह साहब। आपने कहा बहुत से दोस्त हैं और दोस्तों का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ये डाल रहा है कि जो सुषमा स्वराज साहिबा को इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया है उसको वापस लिया जाए। अच्छा जी, ब्रेक से पहले पिछले घंटे में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे वो अभी भी हमारे साथ हैं। आपको जल्दी से बताते हैं, सदाकत अली अब्बासी फ्रॉम PTI हमारे साथ हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मलिक अहमद खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप पे आते हैं और एक बात जो अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की सुनी है, उन्होंने ये कहा है कि वो OIC का वो सेशन नहीं अटेंड करेंगे जिसमें सुषमा स्वराज साहिबा होंगी। तो लिहाजा अभी उनको वो इनविटेशन तो OIC ने वापस नहीं लिया, लेकिन कुरैशी साहब ने स्टेट कर दिया कि मैं नहीं वो अटेंड करने वाला। तो अपोजिशन की डिमांड भी यही थी। अब आप मुतमईन हैं कि एटलीस्ट आपकी वो डिमांड तो पूरी हो गई? बहुत शुक्रिया उमा। अगर मुझे अब थोड़ा 2 मिनट मिल जाएं। जी शाह साहब की आपने तफसीली बयान और बड़ा जामे उन्होंने ब्रीफ किया। मैं अगर आपकी इजाज़त हो, मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं जो रीड आउट आया है आज माइक पॉम्पियो के ऑफिस से।
Following Indian counter-terrorism actions on February 26, I spoke with the Indian Minister for External Affairs to emphasize our close security partnership and shared goal on maintaining peace and security in the region. I also spoke with the Pakistani Foreign Minister and underscored the need for de-escalating tensions and avoiding military action and taking meaningful action against terrorist groups operating on Pakistan soil. अब आप देखिए कि हम जो कह रहे हैं अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इंडियन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। यानी आप इमेजिन करें कि ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये तो स्टेट एग्रेशन ही नहीं है, यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। इससे ये पता चलता है कि हमें कितनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। हमें ऑपोजिशन को ना सिर्फ ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बल्कि हमारी ये तजवीज़ होगी कि ऑपोजिशन मेंबरान और लीडरशिप पर मुश्तमिल हमें की क्रिटिकल जो डिप्लोमेटिक कैपिटल्स हैं वहाँ पे हमें शॉर्ट डेलीगेशंस भेजने चाहिए 7-8 जगहों पर और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। हामिद मीर साहब ने, मीडिया ने अपना जो रोल अदा कर रहा है इसको बेहतर और करें। हम उनका जो एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह एक गलत प्रोपेगेंडा है उन्होंने जारियत की है और ये स्टेट एग्रेशन है जिसको एक बहुत बड़ी सुपर पावर कह रही है ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। आप इमेजिन करें कि किस हद तक इंडिया को सपोर्ट हासिल है और हमारे साथ अभी तक सिवाय टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का जिसका बात की हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी हमारे की ममालिक ने इस एक्ट को कंडेम नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं कि आप एस्केलेशन ना करें, आप डी एस्केलेट करें, यानी आर्टिकल 2(4) ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर की ब्लेटेंट वायलेशन है। और आर्टिकल 51 जो एक सेल्फ डिफेंस एक्सेप्शन होती है जिस पे निकारागुआ का केस है, डोमिनिक रिपब्लिक का केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और आर्टिकल 8 है इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन का जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। इंडिया ने वायलेशन की इन सब की और हमें कहा जा रहा है हम डी एस्केलेट करें। भाई हमने एस्केलेट कब किया? हमारे साथ तो आप झूठ का पलंदा कर रहे हैं, कभी आप इकोनॉमिक टेररिज्म करते हैं, कभी आप एग्रेशन करते हैं अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। तो हुकूमत को आज भी ये सोचना चाहिए, जॉइंट सेशन अगर पहले बुला लिया होता, एपीसी बुला ली होती तो ये ढोंग ना चर्चाया जाता और इसको बेनकाब करना है। और मैं दोबारा ये अंडरस्कोर करूंगा कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पूरी कौम एक यकजा खड़ी है, लेकिन आप एग्रेसिव डिप्लोमेसी करें। अकेले फॉरेन मिनिस्टर साहब ये काम शायद उतना तेजी से ना कर पाएं, पूरे पार्लियामेंट को उनके साथ एग्रेसिवली काम करना चाहिए। फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है, कश्मीर कमेटी है, वी शुड बी डैशिंग टू द की कैपिटल्स। हमें यूएन का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए। और जहां तक ओआईसी की बात है, अगर आज ओआईसी हमारे मुद्दे पे नहीं खड़ी होती तो फिर ओआईसी को भी सोचना पड़ेगा कि ओआईसी का मकसद क्या है। क्या हमें सिर्फ कुरैशी साहब के पास बड़ी अच्छी कुछ तजावीज़ भी हैं। सदाकत अली बासी साहब आपके पास आते हैं और इन्हीं जो सजेशंस हैं उनको आप आगे लेकर बात करें, क्योंकि जाहिर है शामिद कुरैशी साहब अपनी सी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी कोशिश कर लेंगे? अकेले आदमी हैं, उनकी टीम भी उनके हमरा है, लेकिन अगर सब मिल के कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा मौसर आवाज़ होगी। और हमारी जितनी भी कोशिश है, हमें ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोपीय यूनियन है, डी एस्केलेशन की बात की जा रही है, लेकिन भारतीय इक़दाम की मजम्मत कहीं से नहीं आई है, कंडेमनेशन भी नहीं हो रही भारत की। और यही मेरा ख्याल है कुरैशी साहब आप ये कह भी रहे थे कि द वर्ड्स आर नॉट राइट, तो लिहाजा हमें डी एस्केलेशन का कहा जा रहा है, इंडिया को उस तरह स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए। हमारी साइड से क्या एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं है अब्बासी साहब? जी देखें, इस तरह है कि पाकिस्तान की एक पोजीशन रही है माजी में, और इंडिया की ये एक बात मानने वाली है कि इंडिया की माजी में लॉबिंग बड़ी मजबूत हुई है। हमारी हुकूमत ने 6 महीने में बहुत एग्रेसिवली काम किया है और अपने बयानिया पे, अपने नैरेटिव पे दुनिया को लाने की कोशिश की है। उसमें खासी हद तक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है या जो उनकी एक नेगेटिव लॉबिंग है, वो उसका इम्पैक्ट अभी तक है। लेकिन रीसेंट टाइम में जो कुछ भी हुआ, और मैं अग्री करता हूँ कुरैशी साहब से कि हमें और एग्रेसिव जाने की ज़रूरत है, बिकॉज सिचुएशन जो उस तरह की नॉर्मल नहीं है, इस तरह के एबनॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह के आपको बताया कि उन्होंने यूएनओ से बात कर ली है, यूरोपियन यूनियन से बात कर ली है, चाइना से बात कर ली है, ओआईसी ने कंडेमिनेशन कर दी है और बाकी भी करना। और इसमें ये जो हम एक जॉइंट सेशन इसीलिए बुला रहे हैं कि एक मैसेज पार्लियामेंट से भी जाए, और जितना ज़्यादा इस वक्त हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो हमें कहीं थोड़ी बहुत भी कोई डिवीज़न हो। और हुकूमत जो है वो बिल्कुल वेलकम करती है अपोजिशन की तमाम सजेशंस को, और अगर किसी तरह से और बेहतरी आ सकती है, बिकॉज ये एक बात कि इंडियन एक्ट ऑफ एग्रेशन
जो एक एग्रेसर के तौर पे वो सामने आया, हमने ये दुनिया को समझाना है और उस तासर को डिस्पेल करना है कि कोई ऐसी बात है यहाँ कोई पाकिस्तान में, शायद माजी में हमसे गलतियां भी हुई हों, लेकिन मौजूदा पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट, एक जिम्मेदार इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर के तौर पे, और जितने इंटरनेशनल कवानीन हैं उनको अबाइड बाय कर रहा है। जबकि इंडिया ऑन द अदर हैंड ये सारा एक प्रोपेगेंडा करके, एक मीडिया वॉर करके, एक वॉर मॉन्गरिंग करके पाकिस्तान को जो वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो रहा है। लेकिन हमें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मौसर और ज़्यादा और ताकत से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ भी ले लिया। अब्बासी साहब, मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल, योरसेल्फ एंड ऑब्वियसली मेंबर ऑफ PMLN। कंपोजर और रिस्ट्रेंट बहुत अच्छी चीज़ है, नी जर्क रिएक्शन किसी चीज़ में भी नहीं होना चाहिए, जहाँ ऑब्वियसली देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल्स एंड देयर लाइव्स आर इन्वॉल्व। लेकिन कुछ डिले अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी एक अजीब लगता है, एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स और रिएक्शन जाता है। हाउ वुड यू सी, ऑल्दो आज नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग है, कल पार्लियामेंट का सेशन भी होना है, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिलेड होता जा रहा है? बेशक पीसफुल रिस्पॉन्स हो, एग्रेसिव ना हो, लेकिन रिस्पॉन्स तो हो। वो ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें कंट्रोल्ड एग्रेशन की तो जरूरत है। ये इसमें तो अनडाउटेडली यही ISPR की स्टेटमेंट भी DG की रिफ्लेक्ट कर रही थी, यही फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। और प्राइमरीली अभी जिस चीज में हमें ज्यादा एग्रेशन की जरूरत है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है। ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग। अभी जैसे हैदर साहब ने माइक पॉम्पियो की वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई है, उसमें तो जो मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा ने अभी अपना पूरा बयान किया, तो उनकी बात से भी ये लग रहा था कि एस्केलेशन समहाउ पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट से काम लेने के लिए कहा जा रहा है। और वो जो एक प्रोवोकेटिव एक्ट ऑफ वॉर है जो इन्होंने कर दिया हिंदुस्तान में, और वो उसको काउंटर टेररिज्म के साथ उसको इस तरह से जोड़ना, और फिर कल जो उनके सेक्रेटरी खारजा थे वो ये बयान दे रहे थे कि नॉन मिलिट्री और ऐसी स्ट्राइक जिसके साथ उन्होंने दहशतगर्दों को मार दिया। तो देखा ये कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस पूरे इवेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है। नंबर 1 के जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है उसको किस हद तक पजीराई मिल रही है, और वो क्या सिर्फ एक जो 5th जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया के लिए एक लूप छोड़ दिया जाता है एक एक्ट के बाद, और वो फिर एक अपना स्टेटस बिल्ड करते हैं और फिर उसको इतना प्रोपोगेट करते हैं कि दे कीप ऑन डूइंग इट, और जब तक उनको वो डिप्लोमेटिक सक्सेस मिल ना जाए कि उस रियासत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या दूसरी रियासत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो हुकूमत को सरदस्त जो मिलिटरीली रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी वो तो हमने देखा, वो तो उसका पिक्टोरियल क्लियर कर रहा है। क्योंकि देखें जो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, जो ये वॉर पर्पसेस एयरक्राफ्ट है, इनके अंदर इनबिल्ट इतने सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं कि अगर उन्होंने उसको स्मैश आउट किया होता है, और अगर कहीं पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, तो ड्रोन कैपेबिलिटी के अंदर भी है कि वो उसके पिक्टोरियल लेते हैं और लेने के बाद उसको वो पब्लिक कर देते हैं। तो अगर हिंदुस्तान ने अपना कोई टारगेट अचीव किया होता तो उनके मिराजेस दे आर वेल इक्विप्ड, वो उसके पिक्टोरियल लेते और उसको रिलीज करते, बताते कि ये टारगेट। लेकिन उनके पास कोई सबूत है नहीं, ऐसे सबूत है नहीं। मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सॉरी टू इंटरप्ट। कुरैशी साहब आप भी, सदाकत अली बासी साहब आप भी, एक मौजूदा मुल्की हालात जो सरहदों पर कशीदगी है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। सियासी मौक़िफ़ भी आपके सामने रख रहे हैं, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला भी जारी है। कल DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें बहुत सी अहम बातें वैसे तो उन्होंने की, लेकिन एक और बहुत अहम बात जो उन्होंने की वो ये थी कि आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास होगा। इस बारे में एग्जैक्टली उन्होंने किन अल्फाज का चुनाव किया, ये आप देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी। ऑलराइट, ये उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया। सो बेसिकली ही स्टेटेड कि आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया और हमें ज्वाइन भी किया। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि कल DG ISPR का ये कहना कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है नेशनल कमांड अथॉरिटी की, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मीटिंग? देखिए, मेरे ख्याल में असल जो उन्होंने बात की वो ये थी
कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम ज़रूर इसकी रिस्पॉन्ड करेंगे, जो इंडिया ने जो एक्शन लिया है उसका हम बदला लेंगे। ये ना समझें कि आप कोई हम पर एक्शन कर सकते हैं और हम खामोश रहें। तो उसके लिए अब जो ऑपरेशनल पार्ट है उसका, यानी ये एक बात हाईएस्ट कमेटी जो नेशनल कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है उसने डिसाइड किया कि एक एक्शन लेना है। अब वो एक्शन किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, और उसमें हमारी न्यूक्लियर फैक्टर भी है। और मतलब ये है कि जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है ये हमारी हर लिहाज से जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो तमाम उसको ऑपरेशनलाइज, मतलब ये कि उसको कोऑर्डिनेट करती है, 3 सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करती है और न्यूक्लियर को भी कोऑर्डिनेट करती है। तो मतलब एक सिग्नल दिया है कि ये न समझें कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है एट द ग्राउंड लेवल वो नहीं वो कर रहे हैं। और ये हम बड़ी सीरियस हम समझते हैं आपने वायलेशन की है और आपने हमारी जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी जो है उसको वायलेट किया है, पामाल किया है उसको। और हम हर कोई जो एक्शन एक मिलिट्री लिहाज से लेना चाहिए और वो हम ले रहे हैं। और ये एक लिहाज से सिग्नल भी दिया है। ऐसे तो ज़रूर होती है मीटिंग, लेकिन ये कहना और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान कितना सीरियस है कि वो ज़रूर इसका रिएक्ट करेगा। जनरल साहब, जिस तरीके से और जिस माहौल में बात की गई है जाहिर है वो बड़ी अहम है। और अब मौजूदा हालात में नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होना और जिस अंदाज में इस मीटिंग के बारे में बताया भी गया है कि आप आई होप कि आप समझते हो इसका क्या मतलब है, हम क्या एक्सपेक्ट करें इस मीटिंग से, क्या फैसले अहम हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये फैसला हुआ होगा कि एक्शन लेना है, उसके बाद फिर तमाम देखिए फोर्सेस को अगर मूव करना है या किस तरीके से प्रिपरेशन होगी इस रिस्पांस की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में ज़ेर बहस ज़रूर 100% आई होंगी। और अगर मोबिलाइजेशन करनी है, बहरहाल जितनी भी ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं वो कमांड अथॉरिटी के थ्रू होती हैं। ये इसलिए कि ये जो 3 सर्विसेज का इंटीग्रेशन जो होता है वो भी इसमें बहुत अहम होता है कि किस तरीके से तीनों सर्विसेज जो हैं वो आपस में उनकी सोच में, उनकी एक्शंस में इंटीग्रेशन हो। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब, हम नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग का तस्करा कर रहे थे जनरल साहब से भी, और जाहिर है मौजूदा जो हालात हैं उसमें ये मीटिंग इंतहाई अहमियत हामिल कर गई है। तो आप कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या फैसले मुतवक्के हैं इस अहम इजलास में आज? अब्दुल्ला, देखिए फैसला तो ये हो चुका है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना है। और एक बात DGISPR ने की कि वो जगह, वक्त और क्या उसका तरीका होगा उसका वो तय करना है। जाहिर है ये बड़ी ही इंतहाई कॉन्फिडेंशियल मामलात हैं। और फिर यह है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर किस तरह का अटैक और किस तरह का रिस्पॉन्ड करना है और किस हद तक जाना है। बिकॉज ये सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ज़रा मेजर्ड होना चाहिए कि कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके तो एक थ्रेश होल्ड जो होता है, क्योंकि इसका हमने सिर्फ ये एक इंडिया ने जो हमारा सरहदी खिलाफवर्जी की है। सदाकत अली बादशाह साहब, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हैदरजमान कुरैशी साहब की तरफ आते हैं। कुरैशी साहब, आपसे भी हम यही सवाल करेंगे कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है नेशनल कमांड अथॉरिटी की। अभी हम लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब से भी बात कर रहे थे। एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम दिस मीटिंग? क्या रिस्पॉन्स आपको लगता है कि क्या होगा बहैसियत ऑपोजिशन पर्टिकुलरली? बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है हुमा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके नाजरीन के लिए वजाहत कर दूं। जो DGISPR ने तो 2 लफ्ज़ी बात की, और आम फहम ज़बान में नेशनल कमांड अथॉरिटी एक 2010 का ऑर्डिनेंस है, उसके तहत इसको एक स्टैट्यूटरी शक्ल दे दी गई और उससे पहले जनरल मुशर्रफ दौर में ये बनाई गई थी। और इसका बेसिक मकसद ये है कि जितनी यूनिफाइड मिलिट्री एसेट्स हैं, नेवल, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, उसकी एक ऑपरेशनल सलाहियत, कैपेबिलिटी, स्ट्राइक डेप्थ, वो प्राइम मिनिस्टर जो सिविलियन हेड होता है जिसने पॉलिटिकल डिसीजन करना है उसको वो पूरा एक मंजरनामा बता देते हैं कि जनाब ये ऑप्शंस हैं, हम अगर इस तरह हिट करेंगे, इस मैकेनिज्म से हिट करेंगे, इस वेन्यू पे हिट करेंगे, उसके ये फॉल आउट होंगे। ये उस वक्त किया जाता है जब एक
पॉलिटिकल डिसीजन बनने जा रहा हो कि हमने रिटेलिएट करना है। अब हमने देखना ये है कि हमने किस तरीके से करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के डायरेक्ट नीचे आपके न्यूक्लियर और एसेट्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी डिप्लॉयमेंट है और उसका यूज़ है। तो ये एक बहुत अहम मीटिंग है। मैं समझता हूँ कि भारत ने एक बहुत भौंडी हरकत की है और इसका मेजर्ड रिस्पॉन्स अगर आएगा तो तभी भारत ये सबक सीखेगा, क्योंकि हर 8वें 6ठे महीने उसको एक ये वॉर फोबिया होता है और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और अपनी इंटरनल जो उनका हिडन एजेंडा है उसकी तकवीत के लिए वो ये हरकत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने ये बकौल US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया है, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने ये राह हमवार कर दी है इस स्टेटमेंट में कि जो जलालाबाद और दीगर काउंसलेट से पाकिस्तान में एग्रेशन होता रहा है और इन्फिल्ट्रेशन होती रही है, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इसी किस्म का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर सकता है, जिसे दुनिया तो एग्रेशन कहती है लेकिन वो काउंटर टेररिज्म। तो हम ये समझते हैं कि ये मीटिंग बहुत अहम है और ऑपोजिशन बिल्कुल अफवाज के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की स्टेट के साथ खड़ी है और ऑपोजिशन को एंगेज करें, ऑपोजिशन को यूज़ करें। सीनियर लीडर्स हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं। इस वक्त अना को ना देखें, कहीं वाशिंगटन आपका वक्त जा रहा हो, कहीं ऑपोजिशन को इस्तेमाल करें, ऑपोजिशन को यूज करें, उनकी मदद हासिल करें, क्योंकि ऐसा वक्त है। आप नॉन ट्रेड बैरियर्स भी लगाएं इनके ऊपर। बिल्कुल, बहुत सजेशंस कुछ आप कुरैशी साहब दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली हुकूमत को ऑपोजिशन के जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब आपके पास भी आएंगे। मलिक अहमद खान साहब, कुरैशी साहब बारहा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ऑपोजिशन में भी बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, उनको बुरूए कार लाते हुए एक यूनाइटेड टीम के तौर पर हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट और पॉलिटिकल फ्रंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने मौक़िफ़ से आगाह भी करना है, उन्हें कन्विंस भी करना है, क्योंकि आगाह करने की कोशिश तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, हमारी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? खान साहब, कैन यू लिसन टू मी? आई गेस मलिक अहमद खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अब्बासी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, आपने सुनी थी ज़मान कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त एक जंगी सूरत हाल में है और हमें हमारे एक रवायती दुश्मन ने आके थ्रेट कर दिया है और ख़ित्ते में ये जो हमला उन्होंने किया, इससे ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन का एक डिसऑर्डर भी एक पॉसिबिलिटी होती है अगर रिस्पॉन्ड ना किया जाए। इसलिए एक मेजर्ड रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है और इसी हवाले से पाकिस्तान की आला तरीन जो क़यादत है वो बैठ के तो उस मामलात को और उसके एक्सटेंट तक क्या क्या हमारा वेंचर्स हो सकते हैं और क्या क्या रिस्पांस एंड देन काउंटर रिस्पांस को बड़ा डिटेल से डिस्कस करना है। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पे कि ये 12 एक ही बात कर रहे हैं कि जी बड़े काबिल लोग हैं और बड़ा ये है, वो सारा कुछ है और ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इस वक्त हम हुकूमत और अपोजिशन में कोई बंटने की कोशिश करें। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर कल की जो जॉइंट सेशन है उसमें हुकूमत और अपोजिशन जैसे कल हुआ है एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी को ले जाया जाए तो भी और ना भी ले जाया जाए तो भी। लेकिन ये इशू इस वक्त क्रिएट करने की नहीं है। आप इंडिया को देखें, उसके मीडिया को देखें, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, एक अग्रेसर, एक शर्मिंदा हो रहा है पूरी दुनिया में। इंडिया झूठ बोल रहा है कि जी 350 बंदे उन्होंने मार दिए, जबकि यहाँ पे कोई सबूत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ज़रा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। वी आर ऑलरेडी ऑन वन पेज और पीपल्स पार्टी PMLN ने ये बात कह दी है क़यादत ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं और हमारे घर के इश्यूज हैं और अगर मलिक साहब आप आई गेस अब हमें आप सुन सकते हैं, तो इसी न्यूज़ के हवाले से आप बता दें कि चीज़ें अभी रुकी नहीं हैं, एस्केलेशन कहें या क्या कहें, बट देयर इज डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग, जो कि एक रिस्पॉन्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम अभी हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि एक इंडियन जेट भी बडग्राम के ऊपर तबाह हो गया। व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है ये चीज़ अभी थमने वाली नहीं है? देखिए उमा, जब तक कोई उसकी क्रेडिबल डिटेल्स नहीं आती कि वो त्यारा कैसे गिर के उस पर कमेंट करना तो अभी कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो बात अभी इससे पहले आप नेशनल कमांड अथॉरिटी के हवाले से हैदर साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बातें की, तीनों चारों। आजकल वो जो उन्होंने आज बात की कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बड़ी ही सिग्निफिकेंट है और ये मीटिंग इनफैक्ट उस रिस्पॉन्स को
कितना रिस्पॉन्स होना चाहिए, किस हद तक जाएंगे, क्योंकि ये तो काबिल कबूल किसी सूरत भी नहीं है कि भारतीय प्यारे आए और वो अपना यहाँ पे कुछ पेलोड ड्रॉप करके को बॉम्ब गिरा कर चले जाएं, तो फिर तो ये उसकी एक रीजनल बालादस्ती मान ली गई। तो उनके तो अपने इंडिजीनियस रीजंस हैं, वहाँ पर कश्मीरी रेजिस्टेंस कर रहे हैं। कब कल कला कोई वाकया होगा वो वहीं से ऑल राइट मलिक साहब, सॉरी के बायस हमें इंटरप्ट करना पड़ा है। थैंक यू सो मच मलिक अहमद खान साहब, अहमद हैत ज़मान कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इस वक्त तरीके अब्बासी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और आपका शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया आज भी। इंशाल्लाह दुआ यही है कि कल हम ज़रा ज़्यादा पीसफुल बातें करेंगे, एंड या वील हैव रीजन टू डू दैट एज वेल। वी सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।